हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। जैसा आपको थंबनेल में दिख रहा होगा, आज का जो टॉपिक है ना, ये तुम्हारी सबकी क्वेरी होगी जो एनवायरमेंटल साइंस पढ़ना चाहते हैं या एनवायरमेंटल साइंस पढ़ रहे हैं, या कोई भी एनवायरमेंटल साइंस से आप बीएससी कर रहे हो, आप मास्टर्स कर रहे हो, या फिर एमटेक करने के प्लान में हो, या फिर आप गेट दे रहे हो। उन सबके लिए लेक्चर इंपॉर्टेंट है कि भाई हम एनवायरमेंटल साइंस पढ़ तो रहे हैं, हम एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़ तो रहे हैं, लेकिन पढ़ के क्या करेंगे। अल्टीमेटली कोई भी पढ़ाई तब पूरी होती है ना कि जब आपको पैसा मिलता हो पढ़ाई करने के बाद, मतलब एक अच्छा करियर ऑप्शन हो, तब जाकर के आप कोई भी एक स्ट्रीम चुनते हो। तो क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं एनवायरमेंटल साइंस पढ़ने के बाद, वेदर यू क्वालिफाई गेट, वेदर यू कंप्लीट योर मास्टर्स, या और अदर जो स्टडीज़ हैं आप एनवायरमेंटल साइंस में जो पढ़ते हैं, उनसे आपको क्या क्या मिल सकता है। यहाँ ये इंपॉर्टेंट बातें हम देखने वाले हैं। देखिए, बहुत सारे सेक्टर्स हैं। जैसे आप हायर स्टडीज़ में काम कर सकते हैं, आप हायर स्टडीज़ में जा सकते हैं, R&D में जा सकते हैं, रिसर्च डेवलपमेंट में जा सकते हैं। बहुत सारी PSUज़, बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स। देन आफ्टर प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे काम हैं, रिसर्च डेवलपमेंट के काम हैं, या टीचिंग और एकेडमिक्स के भी काम हैं इस सेक्टर को पढ़ने के बाद। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि चलो इन सभी चीज़ों को छोड़ दो कि एजुकेशन में काम है, एजुकेशन में एक अपॉर्चुनिटी है, या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में अपॉर्चुनिटी है, प्राइवेट एनजीओज़ में या प्राइवेट फर्म्स में अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा देखिए, कहीं भी जो अपॉर्चुनिटी होती है ना, अपॉर्चुनिटी क्रिएट कहाँ होती है? अपॉर्चुनिटी क्रिएट होने का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कि चैलेंजेस क्या है। अगर आपको बहुत सारे चैलेंजेस दिख रहे हैं, तो उन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए काम करना पड़ेगा, और जितने ज़्यादा चैलेंजेस उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी। तो आजकल पूरी दुनिया के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो क्लाइमेट चेंज है, वो पॉल्यूशन है। मतलब एनवायरनमेंट से जो रिलेटेड चीज़ें हैं, वो सबसे बड़े क्राइसिस हैं बिफोर द वर्ल्ड। तो अब उन चीज़ों के समाधान के लिए, उन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए जितने भी R&D की ज़रूरत पड़ेगी, वो कौन करेगा? जो एनवायरमेंटल इंजीनियर होंगे। तो हमारे सामने बहुत बड़े-बड़े चैलेंजेस हैं, इस वजह से अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज़्यादा है। और आप देखेंगे आने वाले 5, 7, 10 साल में कि एनवायरमेंटल साइंस, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की जो वैकेंसीज़ हैं, ये एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का जो इम्पोर्टेंस है वो कितना ज़्यादा बढ़ने वाला है। अभी आप देखने लगे होंगे कि जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, हर एक इंडस्ट्री में एनवायरनमेंट को मॉनिटर करने के लिए एक ऑफिसर की नियुक्ति होती है। मतलब एक इंडिविजुअल इंडस्ट्री के लेवल पे भी, गवर्नमेंट बॉडीज़ के लेवल पे भी। अब पिछले अगर आप 4-5 साल से देख रहे हो, तो हर स्टेट में पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की वैकेंसीज़ आती हैं ऑलमोस्ट हर साल। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में हर साल वैकेंसीज़ आती हैं, और नए-नए जो गवर्नमेंट है, ये एनवायरनमेंट के लिए अब बहुत ज़्यादा, क्योंकि एनवायरनमेंट इज़ आवर प्रायोरिटी, एनवायरनमेंट हमारी प्रायोरिटी भी है। इन सभी चीज़ों की वजह से जो जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ हैं या करियर अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, करियर अपॉर्च्युनिटी अच्छी खासी हैं। पहला अपॉर्च्युनिटी आप जा सकते हैं हायर स्टडीज़ में, जैसे आप मास्टर्स कर सकते हैं, आप पीएचडी कर सकते हैं, पोस्ट डॉक कर सकते हैं। जैसे एमटेक, एमई कर सकते हैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में, एमएस कर सकते हैं, एमएससी कर सकते हैं एनवायरमेंटल साइंस में। जहाँ पे पीएचडी कर सकते हो, आईआईटीज़ में जा सकते हो, एनआईटी में जा सकते हो, या और कोई अच्छे जो इंस्टीट्यूट हैं, टॉप लेवल इंस्टीट्यूट हैं विद इन कंट्री, और कंट्री से बाहर भी अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ भी जा सकते हैं। देन इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम्स में आप एनरोल कर सकते हैं, पोस्ट डॉक कर सकते हैं आप, या स्पेशलाइज्ड सर्टिफिकेशन शॉर्ट टर्म रिसर्च प्रोग्राम करवा सकते हैं, जो कि बहुत सारी आईआईटीज़ करवाती हैं, आईआईएम्स करवाती हैं, जो कि आपको सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स के अंदर रखती हैं, डिप्लोमा आपको देती हैं। देन आफ्टर रियल बात होती है कि गवर्नमेंट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर्स में क्या-क्या अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। पब्लिक सेक्टर में क्या-क्या अपॉर्च्युनिटी है। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, कंसिस्टेंटली इनमें वैकेंसीज़ आती हैं हर साल। और अगर आप एनालाइज़ करके देखें, तो प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर सबको मिला के अप्रॉक्सिमेटली 4000 के आस-पास वैकेंसीज़ होती हैं एनवायरमेंटल इंजीनियर्स की, ऑल अराउंड इंडिया, 4000। अब 4000 वैकेंसीज़ जितना सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की वैकेंसीज़ आती हैं, उससे ज़्यादा हैं। तो 4000 नंबर, ये दोनों मिला के मैं आपको बता रहा हूँ, पब्लिक सेक्टर भी है, इसमें आपका पब्लिक सेक्टर भी है, और आपका गवर्नमेंट सेक्टर भी है, और आपका प्राइवेट सेक्टर भी है, तीनों हैं। जैसे सीपीसीबी हुआ, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हुआ, इनको चलो आप गवर्नमेंट सेक्टर में काउंट कर लीजिए। देन एनटीपीसी हुआ, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ओएनजीसी हुआ, बीएचईएल हुआ, ईआईएल हुआ, इंडियन रेलवेज में भी एनवायरमेंटल इंजीनियर और ऑफिसर की रिक्वायरमेंट होती है। देन नेशनल रिसर्च इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नीरी, इसमें भी आपको रिक्वायरमेंट होती है। देन सीपीडब्ल्यूडी, गेल, मतलब आप, ये तो पीएसयूज़, बड़ी-बड़ी पीएसयूज़ की बात कर रहे हैं, या फिर कुछ यहाँ पे मैंने गवर्नमेंट सेक्टर में डाल दिए हैं। इसके अलावा अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे देखेंगे,
तो इंडिविजुअल लेवल पे भी हर इंडस्ट्री में एनवायरमेंटल ऑफिसर रखना कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि आपने एक वर्ड सुना होगा, EIA। तो ये जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है, ये हर एक इंडस्ट्री के लिए ज़रूरी है। और इसके अलावा जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, उस प्रोडक्शन में जो भी हार्मफुल इंग्रेडिएंट निकलेंगे, चाहे वो पानी में जाएँ, चाहे वो एयर में जाएँ, कहीं पे भी जाएँ, तो उनकी मॉनिटरिंग एट साइट करना ज़रूरी है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक ना एक एनवायरमेंटल इंजीनियर हर एक इंडस्ट्री में ज़रूरी है, ऑन साइट। ठीक है? देन आफ्टर हम कुछ जा सकते हैं गवर्नमेंट सेक्टर्स में। जैसे यूपीएससी है, यूपीएससी का जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम्पल होता है, सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम होता है, वहाँ पे आप सेकंड पेपर एज एन ऑप्शनल एनवायरमेंटल साइंस चूज कर सकते हैं। दूसरा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, MOEFCC, ये तो एनवायरमेंट के लिए काम करती है, यहाँ पे वैकेंसीज निकलती है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज IFS, देन आफ्टर CPWD, PWD, स्टेट डिपार्टमेंट्स। फिर NGT है, नेशनल ग्रीन टर्मिनल। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे NTPC, ONGC, GAIL वगैरह मैंने आपको बताया। रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, अर्बन और लोकल बॉडीज डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं, इनमें भी आपको एनवायरमेंटल इंजीनियर की जरूरत पड़ती है। और इसमें आपके रोल क्या क्या हो सकते हैं? तो आपके रोल हो सकते हैं एनवायरमेंटल ऑफिसर या एनवायरमेंटल साइंटिस्ट, पॉलिसी प्लानर या पॉलिसी एनालिस्ट, प्रोजेक्ट इंजीनियर या कंसल्टेंट, जो कि पॉल्यूशन कंट्रोल पे काम करेंगे, EIA पे काम करेंगे, वेस्ट मैनेजमेंट पे काम करेंगे, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पे काम करेंगे। कंजर्वेशन ऑफिसर के तौर पे आप काम कर सकते हैं, एनवायरमेंटल लॉ ऑफिसर के तौर पे आप काम कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, प्राइवेट सेक्टर हो, पब्लिक सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, सब में अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी एनवायरमेंटल इंजीनियर की है। और देखो, वैसे ये बात मैं नहीं बोल मतलब बोलनी नहीं चाहिए पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, लेकिन जिस लिए लोग सिविल इंजीनियरिंग में एक अच्छी पोस्ट पे जाना चाहते हैं, जिस कमाई के लिए जाना चाहते हैं, उस तरीके का स्कोप एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के पास कहीं ज़्यादा है ना? तो मोटी-मोटी बात ये है। प्राइवेट सेक्टर में आप एनवायरमेंटल कंसल्टेंट के तौर पे काम कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर्स हैं या NGOs हैं बड़े-बड़े। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एक्सपर्ट, देन सस्टेनेबिलिटी या CSR मैनेजर, HSE हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल ऑफिसर के तौर पे आप काम कर सकते हैं। और आपकी जो वर्क प्रोफाइल रह सकती है यहाँ पे, किस-किस में रह सकती है? जो कंसल्टिंग फर्म्स एनवायरनमेंट पे काम करती है, एनवायरमेंटल कंसल्टिंग फर्म्स, देन इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, देन एनर्जी एंड रिन्यूएबल सेक्टर कंपनीज, जो एनर्जी के सेक्टर में या रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में काम करती हैं, जैसे विंड वाला मामला हुआ, सोलर वाला मामला हुआ, इन सब में। वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसाइकलिंग कंपनीज, ये बहुत बड़ा मार्केट बनने वाला है आगे वाले टाइम पे। रिसाइकलिंग और वेस्ट मैनेजमेंट, अगर आप ध्यान से देखते हैं, चीज़ों को मॉनिटर करते हैं, तो ये बहुत बड़ा सेक्टर बनने वाला है आने वाले 10-20 साल में। जिस रेट से हमारा जो वेस्ट इंक्रीज हो रहा है, उसको मैनेज करने के लिए, उसको रिसाइकिल करने के लिए बहुत सारी कंपनी आने वाली हैं सामने। वाटर ट्रीटमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज हैं, जैसे सऊदी अरब का एग्जांपल ले लीजिए। वहाँ जो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज हैं, सरफेस वाटर रिसोर्सेज नहीं है, तो वहाँ जो लोकल पब्लिक है, वो सैलाइन वाटर को ट्रीटमेंट करने के बाद पीने पे डिपेंडेंट है। तो वो जो ट्रीटमेंट प्लांट है वाटर के इस तरीके के, वहाँ एनवायरमेंटल इंजीनियर या फिर जो एक वाटर ट्रीटमेंट है, ये भी एनवायरमेंट का ही पार्ट है, तो इसमें भी आपको एनवायरमेंटल इंजीनियर की जरूरत पड़ती है। या फिर रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन कंपनीज के लिए भी कंपलसरी है। क्लाइमेट चेंज और कार्बन क्रेडिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो प्योरली इस पे काम करते हैं। या फिर IT डेटा एनालिस्ट फर्म्स, जिसमें एनवायरमेंटल डोमिनेंस। तो इन सभी चीज़ों में आपके प्राइवेट सेक्टर में भी एनवायरमेंटल इंजीनियर का जरूरत होता है। देन आप आ जाइए रिसर्च और डेवलपमेंट में। आप एडवांस रिसर्च एनवायरमेंटल साइंस पे कर सकते हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज और टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस आप डेवलप कर सकते हैं। इसके बाद में पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड टेक्नोलॉजीज, वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजीज, रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबल, इन सब पे काम कर सकते हैं। पब्लिक सर्च पेपर, पेरेंट एंड कंट्रीब्यूट टू साइंटिफिक नॉलेज, देन कोलैबोरेट विद इंडस्ट्रीज, इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। यहाँ आपके पास कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं कि जहाँ आप काम कर सकते हैं, जैसे रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, TERI, NEERI, CSIR लैब, IARI, ICAR, DRDO, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें हैं। यूनिवर्सिटी हैं, कुछ एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, R&D डिपार्टमेंट हैं, जो गवर्नमेंट के भी होते हैं और कॉर्पोरेट के भी होते हैं, इंडस्ट्रीज के भी होते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, UNEP है, UNDP है, वर्ल्ड बैंक है, FAO है, इन सब में। देन गवर्नमेंट रिसर्च डेवलपमेंट एजेंसीज हैं। आपका काम क्या रह सकता है इसमें? रिसर्च साइंटिस्ट या फेलो साइंटिस्ट, एनवायरमेंटल एनालिस्ट, प्रोजेक्ट रिसर्च एसोसिएट, लैब इंचार्ज या लैब कोऑर्डिनेटर, इनोवेशन टेक्नोलॉजी डेवलपर, एनवायरमेंटल डेटा साइंटिस्ट एंड पेरेंटल एनालिस्ट। ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके पास में एज ए एनवायरमेंटल इंजीनियर हैं।
इसके बाद एकेडमिक में जा ही सकते हैं, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इन सब में टीचिंग प्रोफेशन भी है। देखो इन सब के बजाय जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमारे सामने चैलेंज बड़े हैं एनवायरनमेंट के तौर पे, और जितने बड़े चैलेंज हैं उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो आने वाले टाइम में, और अभी भी मैं जैसा बता रहा था, अप्रोक्सीमेटली 4000 जॉब्स हर साल आती हैं एनवायरमेंटल इंजीनियर की, जूनियर से लेके सीनियर तक। और ये अपॉर्चुनिटी कम नहीं होती है, 4000 एक छोटी ब्रांच से, क्योंकि जो बच्चे एनरोल करते हैं एनवायरमेंटल साइंस में उनका नंबर बहुत ज़्यादा नहीं है। आई थिंक दे आर 10,000। जो एनवायरमेंटल साइंसेज में बच्चे एनरोल करते हैं वो 10,000 के आसपास हैं, और वैकेंसीज अप्रोक्सीमेटली 4000 के आसपास है। ये गवर्नमेंट सेक्टर सब कुछ मिला के है। हर स्टेट में लगभग स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की वैकेंसीज ऑलमोस्ट हर साल आती हैं आजकल, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में आती है। ये तो मैं बात बता रहा हूँ जो गवर्नमेंट सेक्टर की वैकेंसीज हैं, गवर्नमेंट सेक्टर की वैकेंसीज हैं, है ना। तो ये सभी अपॉर्चुनिटी हैं एनवायरमेंटल से रिलेटेड। और अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए इस तरीके की वीडियोज़ में, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।